Hello students, I am Avinash Jaiswal. Welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने लगभग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके नए आते रहेंगे। जैसे कि अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बाद करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो उसमें अभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर आप पहले ही क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़कर आए हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी उसमें रहेगी तो वो आपके लिए आसान रहेगा। तो चैप्टर के साथ चैप्टर का बेसिक चलता है। फिलहाल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये सीख लिया कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल क्या है, मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं, क्या मेडिसिन है, क्या उसमें अमाउंट का प्रोसीजर है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने सीखा एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है। हमने एग्जाम्पल भी करे, हमने उनका मास निकाला, हमने एवरेज एटॉमिक मास भी निकाला। ये सारा काम हमने सीखा। हमने सीखा कि केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉस क्या हैं, लॉस पढ़ लिए। आपको याद भी होंगे कि कुछ बनता नहीं, कुछ खत्म नहीं होता, बस एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई कंपाउंड बना है तो एलिमेंट्स का परसेंटेज फिक्स रहेगा, चाहे नेचर से आया हो चाहे वो मिला हो हमें लेबोरेटरी से। उसके बाद डेल्टन्स का लॉ है, उन्होंने कहा कि जब दो एलिमेंट्स की रिएक्शन से एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा तो एक की अमाउंट रहेगी फिक्स और दूसरे की अमाउंट रहेगी स्मॉल होल नंबर के रेशो में। उसके बाद गेल-लुजैक्स का लॉ है जो कहता है कि अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं तो उनकी रिएक्शन और उनके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स वो सभी होल नंबर के रेशो में होंगे। अगला लॉ आता है बेटा एवोगैड्रो का लॉ, जो कहता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद डेल्टन की थ्योरी कराई थी आपको, वो भी आपने पढ़ ली थी। फिर हमने बात करी थी यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज नोन एज यूनिफाइड मास। इसके अलावा कुछ काम आपको करने के लिए दिया गया था, जैसे कि जीटा की वैल्यू कितनी होती है, योटा की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आपको करने के लिए दिया गया था। उसके अलावा ऐसा यूनिट की टेबल रह गई थी, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। वहां पर हमें कुछ असम्पशंस लेने हैं, कुछ याद करने का काम है जो आपको याद करना भी पड़ेगा। उसके बाद हमने आपको सिखाया था कि मोल क्या है। तो बताया था कि मोल जो है कार्बन 12 के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उसके बराबर है, और विच कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 12 ग्राम एग्जैक्टली कार्बन 12 अगर आपने ले लिया तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल के बराबर हो जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि भाई मोल के और क्या रिलेशन है। तो मोल बराबर हो जाता है ग्राम मोलर मास के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है ही, और 22.4 लीटर्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी। वो वाले सारे क्वेश्चंस हम कर चुके, सारा काम हमने कर लिया, अच्छे से पढ़ भी लिया। उसके बाद बात आई मास परसेंट की, कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालें। तो उसी एलिमेंट का मास ऊपर और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अगर मैं बात करूं NaCl की तो Na का मास यानी सोडियम का मास ऊपर 23, NaCl का मास नीचे, Na का 23, क्लोरीन का 35.5 ऐड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाए। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते थे 5 स्टेप्स। परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स दी जाती थी आपको और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया जाता था। परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते थे ग्राम में, सीधा परसेंटेज को ग्राम मान लिया, 100% से 100 ग्राम, तो जो भी एलिमेंट्स की परसेंटेज थी वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर आता था स्टेप 2, मोल्स निकालिए। गिवन मास ऊपर एटॉमिक मास नीचे, मोल्स निकालते वक्त राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं था। उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता था रेशो। रेशो कैसे निकालना है, मोल्स ऊपर और सबसे छोटे मोल्स नीचे, यहां आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। कंप्लीट नंबर आ गया 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आ गया 1.5 तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके सारे रेशो को एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1:1.5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी 2:3 बन जाएगा। चौथा स्टेप था जो रेशो आया है उससे बनाओ इंपीरिकल फॉर्मूला, और इंपीरिकल फॉर्मूले से निकल जाएगा आपका इंपीरिकल फॉर्मूला मास। उसके बाद पांचवा स्टेप है एन। एन क्या है, रेशो। गिवन मोलर मास अपॉन इंपीरिकल मोलर मास का रेशो, जो कि आपका होल नंबर में आता है। इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे आप इंपीरिकल फॉर्मूले से
तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। इसके हमने कई क्वेश्चंस किए थे, आपने अच्छे से करा भी, आंसर भी भेजे बेटा। उसके बाद हम लोग आए थे किस पे बेटा, उसके बाद हम लोग आए थे स्टोइशियोमेट्री पे। स्टोइशियोमेट्री में हमें सिखाया गया कि भैया स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट्स का मेजरमेंट, किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट लिया, कितना प्रोडक्ट लिया, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अपना लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट पता लगा लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है और एक्सेस रिएजेंट वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशंस कैन बी इन लिक्विड फेज, कैन बी इन सॉलिड फेज, कैन बी इन गैसियस फेज एज वेल। एग्जाम्पल भी दिए थे, पानी में शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, अल्कोहल ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, बनकर आएगा लिक्विड सोल्यूशन। मेटल्स और एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया तो बनकर आएगा सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन इसको हम एलॉय कहते हैं। ऐसे ही गैसियस के मिक्सचर जो एयर में है वो कहलाते हैं गैसियस मिक्सचर्स। तो इस प्रकार से हमने निकाली फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मींस कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट के अंदर। तो पहले ये क्लियर हो कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है यानी जिसके मोल्स कम है वो सॉल्यूट, और जिसके मोल्स ज्यादा है वो सॉल्वेंट। रिक्वायर्ड अमाउंट हटा दीजिए, जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट, जिसके मोल्स ज्यादा वो हो जाएगा बेटा सॉल्वेंट। उसके बाद हम आगे चले, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given amount of solvent at that particular temperature is called its concentration। solution यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी बात होगी। और कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। सभी के क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज भी लगभग पूरी कर ली थी, चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। एक एसआई यूनिट वाली टेबल है, जुलाई से आपकी नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैं तब समझाऊंगा, अभी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बाद में करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो 1 to 1 हो जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो उसको भी स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले करेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही रीजन है कि उसके जैसा काम आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं एंड में ही, और वो था पीरियोडिक टेबल वाला काम। ये चैप्टर काफी आसान रहेगा, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना न्यूमेरिकल वाला काम एक साथ हो जाएगा। चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल है, 2 में न्यूमेरिकल है, 3 में न्यूमेरिकल नहीं है, 4th में न्यूमेरिकल नहीं है। तो एक कर लिया न्यूमेरिकल वाला, अब एक करेंगे थ्योरी वाला, फिर एक करेंगे न्यूमेरिकल वाला और फिर करेंगे थ्योरी वाला। पहले में न्यूमेरिकल है, दूसरे में न्यूमेरिकल है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में न्यूमेरिकल, सिक्स्थ में न्यूमेरिकल, सेवंथ में न्यूमेरिकल। तो भैया अभी सीसॉ कर लेते हैं, जगल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल वाला हो गया, अब एक थ्योरेटिकल वाला जो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा चैप्टर और आपको समझने में भी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चैप्टर 1 का टेस्ट पेपर दिया है आपको, असाइनमेंट मान लीजिए, इसको घर पे सॉल्व कर लीजिए। कोई समस्या आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पूरा ध्यान लगाइए, मेहनत कीजिए, और आज से आप लोग डाउट पूछने के लिए समय लेकर घर भी आ सकते हैं। थोड़ा समय निकाल लीजिए, कोई डाउट इकट्ठे हो उनको इकट्ठा करके आ जाइए और आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन टाइम ले लीजिएगा बेटा। अभी थोड़ा सा मार्केट अलाउ हुआ है तो सेफ्टी के साथ अगर आप कभी कुछ डाउट इकट्ठे हो जाए, आप कुछ समय पढ़ना चाहें, 5 मिनट मतलब 5 सवाल 10 सवाल आप इकट्ठे हो जाए, आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लेकर आप घर पे भी आ सकते हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस आप थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर ग्लव्स पहन कर आएंगे। अगर आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा घर ही आ जाओ, अगर कोई समस्या है तो आप घर आकर भी पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी मींस रेगुलरिटी, घूम के वापस आ जाना, ट्रेंड चलना, ऊपर से नीचे बढ़ना, लेफ्ट टू राइट घटना, ये सब आप सीख चुके हैं। अब आपके लिए पहला सवाल यही है, चैप्टर का नाम ही सवाल है, क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हो, क्या जरूरत है क्लासिफाई करने की, मत करो, आराम से ऐसे ही बैठे रहो। क्या मुझे आप ये समझा सकते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जो जो पढ़ाता रहूंगा उसके नोट्स मिलते रहेंगे, नोट्स आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। फिलहाल समझने पे ध्यान देना है। आज नोट्स नहीं मिलेंगे, आज तो मैं जो लिखवाऊंगा, जो बोलूंगा वही लिखना होगा, जो बोर्ड पे करूंगा वो लिखेंगे, फिर नोट्स कल से मिलेंगे आपको। अब बात चल रही है इस बात पे कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है, एलिमेंट्स नहीं किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है।
जी बेटा बताइए, क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है? तो बेटा क्लासिफाई करने का मेन कारण सिर्फ इतना है कि काम आसान हो जाए। हम बिल्कुल घर से ही स्टार्ट करते हैं। क्या घर में क्लासिफिकेशन है? आपका ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, बाथरूम अलग है, जूते कहीं रखे हैं, कपड़े कहीं रखे हैं, तो ये क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। पूजा कहीं पे करते होंगे आप, तो ये सब क्लासिफिकेशन ही है। आप किसी की दुकान पे जाइए, से परचून वाले की दुकान पे गए और आपने कहा कि भैया मुझे सोप चाहिए, साबुन चाहिए, तो वो साबुन उसने कहीं और रख रखे होंगे। आप उससे कहेंगे भैया मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो कोल्ड ड्रिंक कहीं और रखी होगी। आप कहेंगे चिप्स, तो चिप्स को जनरली बाहर रख देते हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन है। और इससे क्या होता है, जब कोई ग्राहक सामान लेने आता है दुकान पे, तो बड़ी आसानी से उसको पता चल जाता है कि हाँ, यहां पर मैंने ये सामान रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा लॉजिक है, काम को आसान करना। काम आसान करने के लिए ही वैज्ञानिकों ने एनिमल्स को क्लासिफाई करा। आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें बर्ड्स की पढ़ाई अलग होती है, पानी में रहने वाले जानवर की पढ़ाई अलग होती है, एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की, और हमारे जैसे एनिमल्स की, मैमल्स की पढ़ाई अलग कराई जाती है। मींस कैटेगरीज हैं। उड़ने वाले अलग नाम से जाने जा रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं हम उन्हें, जमीन पे चलने वालों को हम जानवर कह रहे हैं, पानी में नाम मछली रख दिया, तो ये सब भी बेटा क्लासिफिकेशन ही है। काम को आसान करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। जैसे कि कार की शोरूम पे कार से रिलेटेड सामान मिल सकता है, लेकिन आप कार के शोरूम पे जाकर कहें कि मुझे पैंट शर्ट खरीदनी है, तो वो नहीं मिलेगी, उसकी दुकान अलग है। ये भी क्लासिफिकेशन है। आप अगर बाइक ठीक कराने की दुकान पे गए हैं, ऑटो पार्ट्स वाले की दुकान पे गए हैं, तो वहां जाकर आप कहें कि भैया मुझे कॉपी और पेन खरीदना है, तो वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा स्टेशनरी वाले की शॉप पे। स्टेशनरी वाले की शॉप पे जाकर आप ये कहने लगे कि मुझे तो भैया कार खरीदनी है, मुझे भैया बाइक खरीदनी है, तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है तभी बैठ के जाते हैं, बस स्टैंड पे, बस स्टेशन पे बसेस आती हैं इसलिए जाते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। तो भैया चैप्टर का नाम समझ में आया, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया। अगर मैं आपसे कहूं पीरियोडिक टेबल हमारी 4 हिस्सों में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये कैसे पढ़ाए जाएंगे हम सिखाएंगे आपको। पीरियोडिक टेबल में आप भी जानते हैं बहुत से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स के बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो पीरियोडिक टेबल को आज जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्या हम डायरेक्टली यहां आ गए थे? आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। आप ये बताइए, आज आप घर में मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, ये सब पहले जैसे ही हैं क्या? क्या 10 साल पहले भी ये ऐसे ही थे? आंसर आएगा नहीं। 10-15 साल पहले तो टच मोबाइल भी नहीं था बेटा। अब टच स्क्रीन मोबाइल हर किसी के पास है, हर किसी के घर में पहुंच चुका है लगभग। ऐसे ही पहले टीवी बड़े वाले थे, अब टीवी छोटे हो गए। पहले कंप्यूटर्स भी कंपैरेटिवली बड़े थे साइज में, आज स्लिम कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का जमाना आ गया। हाथ में आप जरा से में अपने मोबाइल में भी आप विंडोज वगैरह वाले में भी सारा कंप्यूटर वाला काम कर सकते हैं। यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी हुआ। बहुत से वैज्ञानिक आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को समझाने की कोशिश करी। पीरियोडिक टेबल क्या, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करी गई, उसी का अरेंजमेंट आज पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो बहुत से वैज्ञानिक आए जिसमें से जिन्होंने कुछ खास खास काम किया। पहले थे डोबर राइनर ट्राइड, उससे पहले भी काम करा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। किताब में जो आए वो थे डोबर राइनर ट्राइड। उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स के ट्राइड बना लेते हैं, पहले और तीसरे एलिमेंट का मास का जो एवरेज आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इस तरीके से इनके ट्राइड्स बने। कुछ एलिमेंट्स में ट्राइड बन पाए, सबके अंदर ट्राइड नहीं बन पाए, और उनका ये मेथड क्या हो गया बेटा, फ्लॉप हो गया, और इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आए एक वैज्ञानिक न्यूलैंड, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक का थोड़ा शौक था, इसलिए शायद सारे गामा के बेसिस पे रूल बना दिया कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे पहला और 8वां म्यूजिकल नोट भी क्या होता है बेटा, सेम होता है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इनका नाम था। इन्होंने अपना लॉ दिया, कहानी समझाई, और ये भी 56 एलिमेंट्स मान के चलते थे कि बस 56 ही एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स है ही नहीं।
इनका लॉ भी फेल हुआ और ये भी कोई ऐसा कंक्लूसिव काम नहीं कर पाए। जहां तक मैं नहीं लिखवा रहा हूं वहां तक लिखने का काम है भी नहीं, जहां लिखने का काम होगा लिखवाया जाएगा। फिलहाल सुनते रहिए कान खोल के, चैप्टर मन में फिट हो जाए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे कहानी होगी, क्या होगा। पीरियोडिक टेबल के कुछ पार्ट मैं आपको याद भी कराऊंगा, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जहां याद करना होगा मैं बताऊंगा, सारी पीरियोडिक टेबल अभी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने सिखाया आपको बेटा कि भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गए, अब क्या हुआ। उसके बाद सबसे अच्छा काम करने वाले वैज्ञानिक आए दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है तो उसका कुछ रिएक्टिविटी के बेस पे ऑर्डर निकालना होगा। इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे रिएक्शन कराई, एलिमेंट्स की रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कराई और वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स बनाए, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स बनाए। ग्रुप्स और पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया और काफी हद तक इन्होंने काम सही समझाया। गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मास का। इन शॉर्ट किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके मास से रिलेट करती है। अब आप खुद सोचिए, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, एनिमल्स में ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, तो क्या वजन से हमारी प्रॉपर्टी निकलेगी कि 50 किलो का आदमी होगा तो स्टूडेंट होगा, 50 किलो का आदमी है तो ये काम करेगा, 100 किलो का है तो वो लाला ही बनेगा? ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो मास के बेस पे प्रॉपर्टी समझा पाना एलिमेंट्स की सही नहीं रही और उन्होंने कहा मैंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल लगाई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाई है, वो फेल हो गए। हर जगह ऐसा नहीं हुआ, मास के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, तो वो काफी हद तक सही थे। लेकिन काफी हद तक उन्होंने कुछ काम गलत भी कर दिया कि भाई मास के ऊपर आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब रिएक्शन होती है तो आप तो अब जानते हैं कि रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे, वो सारा काम चलता है। यानी कि आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। किसके बेस पे? किसके बेस पे बेटा? आप एलिमेंट्स को मास के बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। जब मेंडलीव का काम फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, कुछ बातें पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी, मेंडलीव तक के काम आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ मेंडलीव का लॉ पूछते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। काम नया आगे का इंपॉर्टेंट है वो आएगा। जब मेंडलीव का काम फ्लॉप हुआ तो हेनरी मोजले और उनकी टीम भी काम कर रही थी। उन्होंने देखा कि भैया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन दिखाती हैं एटॉमिक नंबर के। अब बच्चा सोचता है कि एटॉमिक नंबर से कैसे? एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही निकलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ही होती है रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा से बेटा, जब मेंडलीव का काम फ्लॉप हो गया तो हेनरी मोजले ने कहा अगर एटॉमिक मास नहीं तो क्यों ना एटॉमिक नंबर पे ट्राई किया जाए। फिर देखा हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। अब आप भी जानते हैं अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसे कैसे डिवाइड करोगे? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कैसे करोगे? 2,8,1। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसे कैसे करोगे डिवाइड? 2,4। किसी का अगर 10 है तो 2,8, किसी का अगर 20 है तो 2,8,8,2। यानी इस प्रकार से आप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेटा हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। उनकी टीम ने कहा कि हमने एलिमेंट्स की स्टडी करी है और हमने ये पाया है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन दिखाती हैं, एक ट्रेंड दिखाती हैं, एक रेगुलरिटी दिखाती हैं, लेकिन कब? जब आप उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे लगाओगे। हेनरी मोजले ने बेटा हम लोगों को नई डेफिनेशन दी कि भाई एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिसिटी दिखाएंगे, वो रेगुलरिटी दिखाएंगे, लेकिन तब जब आप उन्हें एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफाई करोगे, जब आप उन्हें अरेंज करोगे एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे। और उसी की हेल्प से हमारी नई पीरियोडिक टेबल बनकर आई जिसमें हम लोगों ने पाया कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप कहा जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। अब किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं?
किसको एस ब्लॉक कहा जाएगा, किसको पी ब्लॉक कहा जाएगा, किसको डी ब्लॉक कहा जाएगा, किसको एफ ब्लॉक कहा जाएगा। इस प्रकार से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, और वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन सीखने के लिए आपको सीखना होगा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टार्ट है, ऑफबाउ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये समझने के लिए ही आज हमारी क्लास है। आज और कल में आप ऑफबाउ प्रिंसिपल समझ पाएंगे। आज मैं थोड़ा सा इंट्रो देकर थोड़ा समझाऊंगा, कल एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर से हमारा पूरा काम हो जाएगा। एकदम से स्टार्ट करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो फिलहाल मैंने आपसे कहा कि पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब थोड़ा सा क्लास 10th में चले जाते हैं, शेल की बात करते हैं। आपको क्लास 10th में यह सिखा दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिन्हें आप KLMNO इस प्रकार से बोलते हैं। ऐसा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप शेल्स के अंदर जाओगे तो बेटा आपको मिलेंगे सब शेल्स। शेल के अंदर जाओगे तो बेटा आपको मिलेंगे सब शेल। सब शेल्स कौन से? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। इसी के बेसिस पे हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई है। तो थोड़ा काम नया है, हजम करने की कोशिश करेंगे। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल। सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिटल। जैसे एस के अंदर है एक ऑर्बिटल, पी के अंदर है बेटा 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर है बेटा 5 ऑर्बिटल और एफ के अंदर है बेटा 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7। कुल मिलाकर बात ये, यहां तक की बात जो आपको क्लास 10th में सिखाई गई थी, ये बात इनकम्प्लीट थी कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम डीप जाएं तो शेल के अंदर क्या आएगा बेटा? सब शेल। सब शेल के अंदर क्या आएगा बेटा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 मैक्सिमम, यानी इसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आएंगे बेटा, अगर आप देखें तो इसके अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाले के अंदर कितने आएंगे बेटा? देख लीजिए आप भरकर, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एस सबशेल और ऑर्बिटल ऑफ एस 2। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन 6। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल है 5। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स आए 14। यानी कि क्लास 10th में आपको थोड़ी जानकारी कम दी जाती है। क्लास 10th का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 वाला, सोडियम का, मैग्नीशियम का, ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझने में हेल्प नहीं करता। तो आपको सीखना होगा नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम है ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस रूल पे आधारित है, नाम है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ये एक जर्मन वर्ड है और ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बिल्डिंग अप। कैसे होगा, क्या होगा, सारा समझाया जाएगा। फिलहाल इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपसे क्लास 10th में कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेल्स के भी अंदर सब शेल में है, सब शेल के भी अंदर ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप मान लीजिए शेल हो गया आपका शहर। हम मोदी नगर में रहते हैं। मोदी नगर में कहा? मोदी नगर में रहते हैं जी आदर्श नगर में। आदर्श नगर में कहा? आदर्श नगर में रहते हैं जी फ्रेंड सोसाइटी में, और वहां हमारा घर है। यानी पूरी डिटेलिंग की जा रही है। दोबारा से, आप रहते हैं मोदी नगर में। मोदी नगर में कहा? आदर्श नगर में। आदर्श नगर में मकान नंबर कौन सा है, गली नंबर कौन सी है, वो बता दिया, और उसके अंदर हम रहते हैं। तो ये कह दे कोई कि हम जी मोदी नगर में रहते हैं, तो भी बात सही है, लेकिन ये ऊपर ऊपर बात है। क्या अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप ऑनलाइन सामान मंगाएं और आप सिर्फ ये दिखवा देंगे मोदी नगर में रहते हैं जी हम, आप पूरा एड्रेस देंगे मोदी नगर में कहा? गोविंदपुरी में। गोविंदपुरी में कहा? इस जगह पे मकान नंबर। तो पूरी जानकारी अब हुई है। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? जैसे जैसे शेल बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही सब शेल भी उसके अंदर ज्यादा होते जाएंगे। जैसे पहली शेल छोटी है, के शेल, एल उससे बड़ी,
m उससे बड़ी, n उससे बड़ी, इसी प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट। पहली शेल है k, पहली शेल है k, दूसरी शेल है l, फिर आया बेटा m, और फिर आया बेटा n। अभी आगे की बात मैं आपसे नहीं करूंगा। k शेल के अंदर आ जाता है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी है और ये चौथी। तो पहली शेल में आता है 1s, दूसरी शेल में आता है 2s और 2p, तीसरी शेल में आता है 3s, 3p, 3d, और चौथी शेल में आता है 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब बात समझो काम की। आप क्या जानते हैं पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि s के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नई बात है, जरा ध्यान से समझना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में एक ही सब शेल है s, और s के अंदर आते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? 8। क्या सीखा था आपने? k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32। क्या सीखा है? ये रूल 2n² वाला सीखा होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, तो कितने आ गए बेटा? 8 आ गए। जैसे बता रहा हूं वैसे ही नोट करते रहना। तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, s के अंदर 2, p के अंदर 6, 8 और d के अंदर 10। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई एसपीडीएफ का रोल है। एसपीडीएफ 4 का ही रोल है, इसलिए पीरियोडिक टेबल भी 4 हिस्सों में डिवाइड है बेटा। एस के अंदर, पी के अंदर, डी के अंदर और एफ के अंदर। हाफ प्रिंसिपल कल इतना बेहतरीन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी उससे पहले का थोड़ा बेसिक चल रहा है। अभी एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, तो चौथी शेल में आ जाएंगे भैया 32 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इन्हीं सब शेल्स का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा और उसी के बेसिस पे आगे भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे। दोबारा से समझिए, पीरियोडिक टेबल को देखे, चलिए स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल देखो ध्यान से। क्या एसपीडीएफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे एस ब्लॉक लिखा दिखाई देगा, बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे पी ब्लॉक लिखा दिखाई देगा, बीच वाले में आपको 10 दिखाई देंगे डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके नीचे दिखाई देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। यानी एसपीडीएफ का कुछ रूल है। अब आ जाओ बोर्ड पे दोबारा से। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से। पहली शेल में आते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर है केवल एस सब शेल। दूसरी में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर एस भी है और पी भी है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6। डी में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एस में, 6 पी में और 10 डी में। और बेटा एफ के अंदर आते हैं पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स। चौथी शेल में आ गए हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 एस के, 6 पी के, डी के 10 और एफ के 14। तो पीरियोडिक टेबल का सारा प्रोग्राम इसी हिसाब से आपका चलेगा। अब एक बात और समझनी है कि आउटबाउ प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है। वो हमें यह बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाते हैं, जैसे कि क्लास 10th में था। क्लास 10th का अब कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमें 10th में काम गलत सिखा दिया। आप ये सोचिए कि 10th का काम 10th क्लास के हिसाब से था, 11th का काम उससे ज्यादा ही होगा, तो वहां बेसिक सिखा दिया, डिटेल में अब करेंगे। थोड़ी सी बातें 12th में आएंगी, कुछ बीएससी में आएगा, कुछ एमएससी में आएगा, तो काम इनकम्प्लीट नहीं था। काम आपके लेवल के हिसाब से, सारी बातें आपको एक ही क्लास में बता नहीं सकते। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को कि पीरियोडिक टेबल जो है 4 हिस्सों में डिवाइड करी गई है और 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करी गई है। अब फिर से देखिए पीरियोडिक टेबल और एक बात समझिए, क्या कि एस ब्लॉक के अंदर केवल दो ही रोज दिखाई दे रही होंगी आपको। देखिए 2 वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे होंगे एस में, 1 और 2। पी में दिखाई दे रहे होंगे 6, 13 से लेकर 18 तक। देखिए डी में दिखाई दे रहे होंगे 10 बेटा, 3 से लेकर 12 तक। एफ की बात छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है कुछ, उसमें बाद में बताएंगे। दोबारा से चेक करो, एस के अंदर दिखाई दे रहे हैं 2 वर्टिकल कॉलम, पी के अंदर दिखाई दे रहे हैं 6 वर्टिकल कॉलम। एस में है ग्रुप 1, ग्रुप 2, पी में है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, और डी में है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। एफ की बात फिलहाल छोड़ दीजिए। तो क्या इसका मतलब यहां से निकल रहा है? यहीं से है। एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ग्रुप हो गए।
पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ग्रुप हो गए, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ग्रुप हो गए, और एफ में आते हैं 14 तो 14 ग्रुप नहीं हुए। एक्सेप्शनली एफ ब्लॉक के एलिमेंट सारे ही थर्ड ग्रुप में रखे हुए हैं। लेंथेनॉइड्स के आगे के 14 एलिमेंट्स, लेंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स कहलाएंगे, एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इनको सभी को ग्रुप 3 में रख दिया गया और इनको अलग से पढ़ाया जाता है, सारी सिमेट्री ना बिगड़े इसलिए इनको अलग कर दिया। देखिए पीरियोडिक टेबल में कहीं पे स्टार बन रहा होगा, पीछे जाओ रिवाइंड करके देखो, क्या पीरियोडिक टेबल में कहीं पे तुम्हें स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, वहां लिखा होगा कि भाई आगे बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती इसलिए इनको अलग रख दिया गया। दोबारा से, एस के अंदर 2 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, पी के अंदर 6 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स 13 से लेके 18 तक, डी के अंदर 10, एफ को रख दिया अलग। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? एक्टिनॉइड्स। क्यों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सब कराएंगे। आज का काम अच्छे से रीड कीजिए, एनसीईआरटी के 3-4 पेज पढ़िए, कल आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है और आप सीखना चाहते हैं खुद से तो चैप्टर 2 के एंड में आपको मिल जाएगा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, वहां से देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। नहीं तो मैं तो आपको क्लास में कल सिखाऊंगा ही, 2 क्लास लगेंगी बेटा, लेकिन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ऐसा आ जाएगा कि क्लास 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पूरा फोकस लगाने की जरूरत है। अभी का काम जितना है नोट कीजिए, एक बार दोबारा देखना है दोबारा पढ़िए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझसे पूछिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय।